नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में दो तरह का लोग होते हैं। एक तो भूत प्रेत के अस्तित्व पर मानते हैं कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, लेकिन कुछ लोग भी हैं ऐसे जो इन शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते। उनकी नज़र में ये सब झूठ मूठ का आडंबर है। भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, उन लोगों का कहना होता है। और ऐसे ही एक शख्स थे जिनका नाम था श्रवण। वो भी भूत प्रेत को मानते नहीं थे। उनकी नज़र में भूत प्रेत का कोई महत्व नहीं था। वो ना प्रेतात्मा को मानते थे, ना भूत प्रेत को मानते थे, और भगवान में ज़रूर आस्था रखते थे। कभी कभी वो पूजा पाठ भी कर लिया करते थे। लेकिन अगर उनको कोई कह दे कि देखो, इस जगह से तुम मत जाना, यहाँ पर रात के टाइम में ये पीपल का पेड़ है ना, यहाँ पर भूत प्रेत तुम्हें मिल जाएंगे, और तब वो नौजवान हंसता था, कहता था कि चलो मैं चल रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारे भूत प्रेत से, मुझे डर नहीं लगता है। वो डरता नहीं था। एक ऐसा ही जोशीला इंसान जिसका नाम है श्रवण। ये श्रवण की कहानी है। आज हमें जो कहानी भेजे हैं वो झारखंड के रहने वाले श्रवण जी। इनके साथ में जो घटना घटी थी वो साल था 2001 का। तो चलिए आज की कहानी का शुभारंभ करते हैं श्रवण जी के शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण। मैं लगभग 25 साल का हो गया था। साल 2001 की बात है। आज तो उम्र मेरी काफ़ी हो चुकी है। मैं जोशीला था, जवान था। मैं कभी भी भूत प्रेत को मानता नहीं था। मेरी नज़र में तो उनकी अस्तित्व नहीं था। मैं ड्राइवरी करता था, ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और उसी सिलसिले में मुझे एक दूसरे गांव में जाके रहना पड़ रहा था। एक खेतीहर के पास में किसान जो थे, उन्हीं का ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहा था। उन दिनों खेतों की जुताई वगैरह चल रही थी और मैं भी उस काम में जुटा हुआ था। और उनका जो एक फार्म हाउस था, वहाँ पर हम रात को रुकते थे, विश्राम करते थे। ट्रैक्टर वहाँ भी खड़ा होता था, लेकिन उस जगह पर मेरे अलावा कोई होता नहीं था। सब लोग अपने अपने गांव, अपने घर में चले जाते थे। मैं तो देर रात तक रोशनी जला करके, हेडलाइट जला करके अपना काम ख़त्म करने का चक्कर में रहता था। मुझे लगता था कि रात में मेहनत कर लूँगा तो सुबह में मुझे ज़रूर आराम मिलेगा। इसीलिए मैं ये कोशिश करता था, जब तक मैं थक नहीं जाता था ना, तब तक ट्रैक्टर चलाते रहता था। मुझे लगता था कि धूप से अच्छा है रात को ट्रैक्टर चलाना। ऐसा ही मैं काम करता था। इसके बाद हमारे पास में खाना पीना सब कुछ वहाँ पर होता था। एक घर था बनाया हुआ मालिक का, वहाँ पर ट्यूबवेल भी थी और वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा करते थे। फिर नहाते थे, धोते थे, भोजन करते थे और आराम से सो जाते थे। ये हमारे साथ में लगभग 10 दिन से ऐसा ही चल रहा था। मैं अपने गांव जाने का सोचता था, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब जुताई भी करना जरूर था। समय पर ये काम ना करो तो फिर खेतिहर नाराज हो जाते हैं। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द जुताई करके फिर अपने गांव चला जाऊं, लेकिन वो रात मैं कभी भूलता नहीं। ऐसा नहीं था कि काली रात थी, बिल्कुल चमकीली चांदनी रात थी। शायद पूर्णमासी की रात रही होगी, जैसा मुझे लगता था। हालांकि मैं इन बातों में कभी पड़ता नहीं था। मैं क्योंकि भूत प्रेत को महत्व देता ही नहीं था। मैं अपने काम में जुटा हुआ था। रात के करीब 9 बज गए थे। मैं अपने खेतों का जुताई कर रहा था। मैं ट्रैक्टर चला रहा था और आखिरकार मैं थक जाता हूँ। एक लिमिट होती है शरीर की, अब वो लिमिट थकान की तरफ बढ़ गई थी। इसके बाद मैं ट्यूबवेल के पास ट्रैक्टर लाकर खड़ा करता हूँ और फिर वहीं पर ट्यूबवेल चला करके नहाता हूँ, धोता हूँ। और फिर भोजन हमारे पास में था, मालिक ने भेजे हुए थे, और भोजन को खा करके अब वहीं पास में आराम करने लगता हूँ। नींद आ जाती है जब एक शोर मुझे सुनाई देता है, जैसे कुछ लोग शोर करते हुए हमारी तरफ आ रहे हों। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। हमारे खेत के कुछ ही दूरी पर गांव का शमशान था, लेकिन शमशान से मुझे डर नहीं लगता था। मैं जब भूत प्रेत को मानता ही नहीं था तो शमशान से भला मैं क्यों डरूं। जब मुझे शोर सुनाई देता है जैसे कुछ लोग भागते हुए हमारी तरफ आ रहे हों, तब मेरी नींद उचट जाती है। समय का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन
जरूर इतना लगता है कि आधी रात के आसपास हो चुकी है। आखिर कौन लोग हैं, शोर मचाते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या कोई चोरी चकारी की बात है? मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद कोई चोर चोरी करके गांव से भाग रहा होगा और उसको लोग पीछा करते हुए दौड़ रहे हैं। ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था। मैं भी उठ के बैठ जाता हूँ। मैं देखने लगता हूँ कि जिधर से शोर मुझे सुनाई देता है, तब मुझे दो लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक तो बिल्कुल काले कपड़ों में था और एक सफ़ेद में। सर से पैर तक एक तो बिल्कुल काला कपड़ा से ढका हुआ था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही थी और काला पगड़ी भी बांध रखा था। लेकिन दूसरा उसके विपरीत था। वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था। हाँ, उसके बाल बड़े बड़े जरूर थे। और इसके बाद वो लोग शोर मचाते हुए, देखो इधर इधर देखो, इधर गई होगी, इधर गई होगी, ये यहीं पर होगी आसपास में, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। मैं इतना बात जरूर सुनता हूँ। आखिर कौन भागी हुई है, कौन किसका नाम ले रहा है, क्या बात है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं लगता है। एक तो मैं नींद से जगा था, मैं पूरी बात समझ में नहीं पाया था। मुझे लगा कि कोई चोरी चकारी का केस है, चोरी चकारी करके कोई लड़की या औरत भागी है गांव से, मुझे इतना ही लगा था। लेकिन वो लोग हमारे पास तो नहीं आते, मेरे पास में नहीं आते। आस पास में वो लोग ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यहीं पर आई होगी, ये यहाँ से दूर नहीं जा सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है। आपस में वो लोग बात करते हुए इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब मैं उनको दूर से देखता रहता हूँ। वो मेरे पास में बिल्कुल नहीं आते हैं। करीब करीब आधा पौना घंटा वो लोग इधर उधर, यहाँ तक शमशान तक पहुँच जाते हैं। शमशान में जाकर के ढूंढ के आ जाते हैं। जब उनको कोई नहीं मिलता है तब वो मेरे पास में आते हैं। वो लोग प्यासे होते हैं। उनको अंदाज़ा था कि यहाँ पर बोरिंग होगा, ट्यूबवेल होगा, तो पानी भी होगा। थके हुए नजर आ रहे थे। मैं भी बैठा हुआ था। मुझे जागते हुए देखकर कहते हैं, अरे नौजवान, तुमने यहाँ पर किसी लड़की को आते हुए तो नहीं देखा? मैं सर हिला दिया कि नहीं। मैं बोला नहीं, सर हिला दिया। तब कहते हैं, भाई पानी तो मिल जाएगा ना, प्यास लगी है। मैं मटके तक इशारा करता हूँ कि हाँ जी, यहाँ पानी है, मटका भी है, आप आराम से पानी पी सकते हो। वो दोनों पानी पीने लगते हैं। जब पानी पी लेते हैं तब काला कपड़े वाला इंसान हमारे पास में आता है। मैं उसको गौर से देखता हूँ। देखने में 30-35 साल का लग रहा था। दूसरा भी वही लगभग 35-40 के आसपास का लग रहा था। लेकिन समानता दोनों में एक जैसी थी। रात में वो लोग क्या किसको ढूंढ रहे थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, कौन भागा हुआ था? मेरे मन में तो बहुत सारी जिज्ञासा थी और मैं पूछ ही बैठा था, किसको आप लोग ढूंढ रहे हो? तब कहते हैं, भाई एक लड़की जैसी है, उसको लड़की समझ लो, 20-22 साल का उम्र है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है, शायद तुम्हें नजर आई होगी भागते हुए। तब मैं कहता हूँ, भाई मैं तो सोया हुआ था, आप लोग का शोर सुन करके मेरी नींद खुल गई थी, मैं तो देखा नहीं। आप लोग देख लो, तलाश कर लो, आखिर वो चोरनी है ना, चोरी करके भागी है ना? तब कहते हैं, हाँ वो चोरनी है, हमसे छूट करके भागी है। कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे, कहाँ तक भाग के जाएगी। और इसके बाद वो लोग हमारा शुक्रिया करते हैं कि पानी पिलाने के लिए। पानी बहुत बढ़िया है, ठंडा था। अब मैं भी कहता हूँ कि ज़रूर आप लोग तलाश कीजिएगा, आपके घर से चोरी किया है। और तब लोग कहते हैं कि ऐसा ही कुछ समझ लो। और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं अंधेरे में, जिधर बगीचा था उधर साइड में चले जाते हैं। अब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ कि क्या चोरी हुआ है, नहीं चोरी हुआ। वो लोग मुझे इतना बात करने का मौका ही नहीं दिए थे। मैं भी अपने बिस्तर पर अब सो जाता हूँ, लेकिन आंखें खुली रहती है, नींद नहीं आती है। 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही बीता होगा। और तब मेरे पीछे में सरसराहट सुनाई देती है। मेरे कमरे के अंदर में, जहाँ पर औजार वगैरह रहता था, ट्रैक्टर का सारा सामान उसी में तो हम रखा करते थे, वो कमरा खुला हुआ था, उसमें सरसराहट सुनाई देती है। और तब मैं उस तरफ देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की नजर आ रही है, डरी हुई हालत में कमरे से बाहर निकलती है। और तब मैं समझ गया कि यही चोर नहीं है, यही चोरी करके भागी हुई है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन लड़की मुझे इशारा करती है, चुप हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम चीखो मत, चिल्लाओ नहीं, नहीं तो वो लोग लौट आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मैं उनके पास जाना नहीं चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागी हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए।
लड़की बोलते बोलते रोने लगती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतनी खूबसूरत किसी के घर से चोरी भला क्यों करेगी। ये लड़की जात है, कोई लड़का तो है नहीं कि चलो चोरी करके भाग गया हो, और वो भी आधी रात के वक्त में। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस लड़की पर शक नहीं हो रहा था कि कहीं से भी चोरनी नजर आ रही हो। मैं कहता हूँ फिर तुम कौन हो? वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उस बगीचे के साइड में गए होंगे। तुम हो कौन? ये माजरा क्या है? कहती मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे ना? तब मैं कहता हूँ देखो, अगर तुम सच्ची होगी, तुम चोरनी नहीं होगी, तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं इतना वादा करता हूँ। आप जो भी बात है मेरे सामने में रख दो। वो लोग लौट के आते ही होंगे। जो भी जितना जल्दी है मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, अगर तुम सच्ची हो तो। रोने लगती है। कहती है आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ अगर सच्चाई होगी तो मैं ज़रूर यकीन करूँगा। तुम बताओ तो सही, तुम कौन हो? ये सब माजरा क्या है? क्या चल रहा है? क्यों तुम फिर भागती फिर रही हो? कुछ ना कुछ तो कहानी होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तब कहती है बात है ना। इसके बाद जो बताती है ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं तो इन सत्यों को मानता नहीं था, ना मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास करता था। वो लड़की कहती है कि देखिए, आप डरेंगे तो नहीं। तब मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तुम मुझे कैसे डरा दोगी? कहती है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, शायद मुझे लगा कि कहीं आप डर ना जाए। तब मैं कहता हूँ बेझिझक बताओ, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। कहती है कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मुझे तो हंसी आ गई थी। कैसे हो तुम प्रेतात्मा? मैं बोल पड़ता हूँ। अब झूठी कहानी बता रही हो, तुम वास्तव में एक चोरनी हो ना, अपनी सच्चाई छिपा रही हो ना। तब फिर वो रोने लगती है। कहती नहीं नहीं, आप गलत मतलब मत समझिए। मैं वास्तव में एक प्रेतात्मा हूँ, और जो दो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं ना, वो मांत्रिक हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं। वो मेरा गलत उपयोग कर रहे थे, मुझे तरह तरह का यातना दे रहे थे, अपने काम निकलवाने की कोशिश करते थे। अब मैं उनके बंधन में पिछले 6 महीने से फंसी हुई हूँ। आज मौका मिला था, तब मैं भाग खड़ी हुई। मैं उनके चंगुल में फिर पड़ना नहीं चाहती हूँ। आप मेरा मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। वो लोग आए ना, तब मुझे बताना है, उनको बताना नहीं कि मैं आपके पास में हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे ना? आप वादा किए थे, आप वादा से मुकरेंगे तो नहीं? मैं तो वादा किया था, लेकिन मैं ये वादा नहीं किया था कि मैं एक प्रेतात्मा का मदद करूँगा। मैं तो प्रेतात्मा को समझता भी नहीं था। मैं भूत प्रेत से दूरी रहता था, मतलब मैं उनको जानने की कभी कोशिश ही नहीं किया। मुझे लगता था कि ये सब चीज़, ये शक्तियाँ होती ही नहीं हैं। लेकिन वादा तो किया था। मैं कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक प्रेतात्मा हो? तब कहती है मैं ज़रूर आपको साबित करूँगी, लेकिन आपने मुझे वादा किया है, आप मुझे सुरक्षित रखेंगे ना? मैं कहने लगा कि देखो, तुम वास्तव में प्रेतात्मा हो तो मैं ज़रूर तुम्हें सुरक्षित रखूँगा, और तुम अपना रूप दिखाओ, कि तुम साबित करो कि तुम एक प्रेतात्मा हो। मैं कैसे मानूं? मेरी नज़र में तो तुम अभी भी चोरनी हो, जैसे वो लोग, दोनों लोग बता रहे थे। तुम साबित करो ना, तब मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। आखिरकार वो लड़की मेरे से 2 कदम की दूरी पर थी। अब मेरे देखते ही देखते लड़की गायब हो जाती है। तब मेरा शरीर कांप उठता है। हे ईश्वर, ये तो सही कह रही थी। मैं तो भूत प्रेत पर इनके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। ये तो मेरे सामने खड़ी खड़ी गायब हो गई। मैं डर गया था। मैं कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं था। मैं तो पसीने में नहा गया था। तब वो लौट आई थी। कहने लगी इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी कि आप डर जाएंगे। मैं जान गई थी कि आप डरे हुए हैं, तभी मैं लौट के आ गई। अब तो आप मेरी मदद करेंगे ना? मैं बुरी तरह से घबरा गया था, डर गया था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं ऐसी शक्ति को तो बिल्कुल मानता ही नहीं था, और आखिर वही शक्ति मेरे सामने में खड़ी थी, जो अपने आप को प्रेतात्मा कर रही थी। अब मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँगा? तुम अपना मदद तो खुद कर सकती हो। तब कहती नहीं नहीं, आप मेरी मदद कीजिए। वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। अगर मैं यहाँ से कहीं गई ना, तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। ये लोग यहाँ पर आए जरूर हैं, लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे।
इस घर में कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं इस घर में सुरक्षित रहूँगी। आप मुझे इस घर में आश्रय देंगे ना? आपने वादा किया है, आप मुकरेंगे तो नहीं। मेरे को तो बोलने का हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम में। मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैंने अपने लिए कोई संकट खड़ा तो नहीं कर लिया। मैं ऐसे किस्से कहानियाँ सुना था जिस पर मैं कभी यकीन नहीं करता था। कई लोग बताते थे कि भूत प्रेत से दोस्ती भी अच्छी नहीं, ना दुश्मनी भी अच्छी। मुझे लगने लगा कि आज मैं इसको आश्रय दूंगा, कल मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर देगी। मैं डरा हुआ था। शायद वो मेरे मन की बात पड़ गई थी और कहने लगी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपका नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं नुकसान पहुंचाने वाला प्रेतात्मा हूं ही नहीं। आप मेरी मदद कीजिए। अगर वो लोग आ जाएंगे ना तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अब मैं फिर उनके बंधन में बंधना नहीं चाहती। वो मुझे टॉर्चर करते हैं, ऐसे ऐसे काम कराना का कोशिश करते हैं जो मैं बिल्कुल करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे यातना देते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? मैं कहने लगा कि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। मैंने कभी प्रेतात्मा को देखा नहीं। मुझे तो लगता था सब झूठी बात है। मैं डरा हुआ हूँ, बताओ तुम्हारी मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? तब कहती है कि आपको कुछ नहीं करना, मैं इस घर में रहूँगी, आप इस घर को ताला लगा दीजिए। कभी भी वो लोग आए लौट करके, वो लोग ज़रूर आएंगे यहाँ पर, आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, लेकिन आप मना कर देना कि मैंने नहीं देखा है। वो लोग लौट जाएंगे, अब मैं सुरक्षित बची रहूँगी। मैं इस घर में कुछ दिन जरूर गुजारूंगी, जब तक मुझे कोई दूसरा आसरा नहीं मिल जाता। जब तक मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर लेती, तब तक मैं इस घर में रहूँगी। बस इतना तो ही करना है आपको, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं उस लड़की को बात सुन करके दंग रह गया था। प्रेतात्मा प्रेतात्मा शब्द तो मैंने कितनी बार सुना था। मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे प्रेतात्मा नजर आएगी। मैं तो अभी भी डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अब मैं जल्दी से हाँ बोल देता हूँ कि तुम जाओ, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। आखिरकार मैं ऐसा ही करता हूँ और उसका सोचना बिल्कुल सही निकला था। 1 घंटे के बाद में वो लोग दोनों लोग लौट के आते हैं और सूंघते हुए आ रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। गंध तो इसकी यहीं पर मिल रही थी, यहीं पर आसपास में उसको होना चाहिए। वो मेरे पास में आते हैं, अरे भैया, आपने उस लड़की को देखा क्या? भागते हुए यहाँ तो नहीं आई थी? मैं बोलता हूँ कि नहीं, यहाँ तो नहीं आई भाई, या अगर यहाँ आती तो आपके सामने में होती। तब कहते हैं इस घर में क्या है? मैं कहता हूँ इसमें हमारा ट्रैक्टर का सामान, सिंचाई का सामान है, कहो तो खोल के दिखा दूँ। तब सफ़ेद कुर्ता पैजामा कहता है, नहीं नहीं नहीं, उस घर में नहीं होगी। उस घर में कैसे जा सकती? ये तो घर बंद था ना भाई। मैं कहने लगा, हाँ ये तो घर बंद था। आखिरकार आपस में दोनों लोग बातचीत करते हुए और वहाँ से शमशान की साइड निकल जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होती है। मैं डरा हुआ था, अगर वो लोग जरा भी शक कर लेते तो मुझे वो घर खोलना पड़ता, वो लड़की पकड़ी जाती। मुझे इसी बात का बहुत ज़्यादा दुख होता। मैं प्रेतात्मा को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मैं उसकी कहानी को समझना चाहता था। आखिर वो प्रेतात्मा बनी तो कैसे बनी? लेकिन अभी समय नहीं था, अभी भी खतरा टला नहीं था। वो कभी भी आ सकते थे, कभी भी मेरे पास में आके पूछ सकते थे। और आखिरकार पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। लड़की अंदर जरूर थी, उसका कोई हाल चाल मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बाहर लेटा हुआ था, कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता, कभी उठ के बैठ जाता। इसी तरह सुबह का 4 बज जाता है। सुबह के जब 4 बज जाता है ना, तब मुझे, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब मेरी नींद आ जाती है। नींद खुलती है 7 बजे, जब सूरज बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है और गर्मी महसूस होने लगती है, तब मेरी नींद खुलती है। सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोलता हूँ कमरे का। कमरा खाली था, उसमें जो हमारे खेती के सामान थे वो तो पड़े हुए थे, और उसमें इतना जगह भी नहीं था कि वहाँ पर कोई चारपाई लगा दिया जाए। छोटा सा कमरा था। लेकिन जब कमरे में नज़र नहीं आती है तो मुझे लगा कि कहीं वो लोग, मैं सो रहा था, पकड़ के तो नहीं लगे। मैं आवाज़ देता हूँ, तुम यहीं पर हो, तुम यहीं पर हो। तब मेरे कान के पास आवाज़ सुनाई देती है, हाँ मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सही जवाब दिया था उनको। मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैं इसी घर में रहूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब मुझे सुरक्षित जगह मिल जाएगा मैं खुद ही आपको बता करके चली जाऊंगी। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन लोगों से आपने मुझे बचा लिया है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। समय आएगा तो मैं एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। मुझे लगने लगा कि भाई ये बला जितनी जल्दी यहाँ से टल जाए उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर मेरे मालिकों को पता लग गया कि मैं एक प्रेतात्मा को इस जगह पर रखा है तो मेरे लिए तो बड़ा दिक्कत की सवाल हो जाता। मैं यही सोच के घबरा रहा था। लेकिन मालिक कहाँ आने वाले, सारा काम तो मुझे ही करना था। इसके बाद मैं चाहता तो नहीं था कि मैं ट्रैक्टर चलाऊं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। इसके बाद काम में लग जाता हूँ। दोपहर में मालिक के घर से खाना आता है। जब खाना आता है ना, तब मैं नहा धो करके खाना का अब स्वाद लेने की कोशिश करता हूँ। तभी उस प्रेतात्मा का ख्याल आता है कि शायद वो भी भूखी होगी, वो भी उसको खाना चाहिए। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अंदर जाता हूँ और कहता हूँ तुम्हें भी तो खाना चाहिए। खाना मेरे लिए आ गया है, क्या तुम खाना पसंद करोगी मेरे साथ में? मेरे कान के पास आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अभी तो मैं कुछ खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप भोजन कीजिए। आप अब मेरे से अब कोई ऐसा कुछ बात बोलती है जो मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं दोबारा उससे पूछता हूँ कि क्या बोला आपने, ऐसा कोई बात? तब कहती है आप मेरी बहुत चिंता करने लगी हो। बात क्या है? मैं मुस्कुरा देता हूँ, हालांकि मुझे दिखाई नहीं देती है। कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान के नाते खाना आया था तो मुझे लगा कि ज़रूर आपसे पूछना चाहिए। देखिए, आप शर्माइए मत बिल्कुल भी। अगर आपको भूख लगी है, मुझे पता है कि आप रात से इस कमरे में हैं तो भूखी जरूर होंगी। आइए हम लोग मिलकर खा लेते हैं, इसी में काम चला लेंगे। तब कहती है अभी मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप जाइए, निश्चित होकर अपना खाना खाइए और अपना काम कीजिए। मैं रात में आपको मिलूंगी, रात में आपको मिलूंगी। तब हम बात करेंगे। उसकी आवाज़ में मिठास थी, वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक शरीर के अंदर में रोमांच भर रहा था। एक गुदगुदी हो रही थी। इसकी आवाज़ में कितनी कशिश है, कितनी मिठास है और कितनी ठहराव है। हर सवाल का मेरे जवाब दे रही है और देखने में भी अच्छी भली सुंदर लग रही है। मैं लड़कियों से बहुत दूर रहा। मैं ऐसे ही काम करता था कि कभी लड़कियों से आमना सामना बहुत कम होता था, और आमना सामना होता था तो मुझ जैसे फटीचर इंसान को कौन लड़की पसंद करेगी। मेरी भी उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो गई थी। मेरी भी तमन्ना था कि मेरी कोई लड़की दोस्त होती, मेरी शादी हो जाती, मेरी पत्नी आती, लेकिन अभी कोई आसार मुझे दिख नहीं रहे थे। अभी 2-3 साल तक, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, तब तक तो मेरा नंबर आना ही नहीं था। खैर, मैं अपने काम में जुट गया था। शाम होती है और फिर जब अंधेरा हो जाता है तब मैं अपना काम बंद कर देता हूँ। अक्सर मैं ऐसा नहीं करता था। मैं देर रात तक, जब तक मैं थकता नहीं था तब तक ट्रैक्टर चलाता रहता था। आज जैसे ही ट्रैक्टर खड़ा करता हूँ, आप शाम का खाना मेरे पास में घर का नौकर लेके आ जाता है। कहता है भैया आज तो लग रहा है जल्दी थक गए हो। मैं कहता हूँ नहीं, थका नहीं हूँ, कुछ देर आराम कर रहा हूँ, इसके बाद ट्रैक्टर चलाऊँगा। काम तो ख़त्म करना ही है, अब मुझे अपना गाँव भी तो जाना है। तब हम दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का कहता भैया मैं तो जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। मैं फिर दरवाज़ा खोलता हूँ और फुसफुसाता हूँ, तुम आओ ना, बाहर आ जाओ ना। तब वो मुझे आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुड़ कर देखो। जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो वही अपनी जो कल वाला रूप था उसका, जो कपड़ा पहन जिस मुझे नज़र आ रही थी वैसी नज़र आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत। मैं उसको देखकर मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ कि प्रेतात्माएं इतनी खूबसूरत होती है क्या? तब कहती है कुछ होती है और कुछ नहीं भी होती है। मैं तो बहुत कुछ उसे समझना चाहता था, लेकिन मेरे बात को टाल देती थी, बिल्कुल इस अंदाज में कि मैं दोबारा सवाल पूछ ही नहीं पाता था। मैं पूछता था कि तुम कैसे प्रेतात्मा बन गई, तुम तो किसी बड़े घर की बेटी लग रही हो। तब कहती है किस्मत, किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा था। मुझे तो ज्ञात भी नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं इतना जानती हूँ कि मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी,
और इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। आज जब मैं अपने आप को पाती हूँ तो एक जंगल में एक पेड़ के पास बैठी हुई नजर आती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने घर पर जाना चाहिए। मैं घर जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा घर मुझे याद ही नहीं आता है। आज जब अपने आसपास में देखती हूँ तो मेरी तरह ही बहुत सारी प्रेतात्माएं नजर आती हैं। आपस में वो बातचीत करती हुई, हंसी मजाक करती हुई अब मुझे देख कहती है कि तुम भी आओ ना, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ ना, तुम अकेले क्यों हो। और तब मैं कहता हूँ कि तुम लोग प्रेतात्मा हो ना, मैं तो इंसान हूँ ना। और तब वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम भी अब प्रेतात्मा हो, जैसा हम हैं वैसा तुम हो। वो रात में कभी भूल नहीं पाती जब मैं एक पेड़ पर बैठी हुई आराम कर रही थी और तब दो लोग मेरे पास में आते हैं। ऐसा मंत्र का जाल करते हैं कि मैं उस जाल में उलझ जाती हूँ और भी आत्माएं उलझती हैं और हमको पकड़ करके एक ऐसे जगह पर लेके जाते हैं, वही दोनों लोग जिनसे मैं बच के भागी हूँ। और उसके बाद हमारे साथ खेल खेल होने लगता है। हमें ऐसा ऐसे काम करवाया जाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मुझे टॉर्चर की जाता है। कई आत्माएं विद्रोह कर बैठी थी और कई तो भागने में सफल भी हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि मैं भी विद्रोह करूंगी, लेकिन वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, तरह तरह का यातना देते थे। मजबूरी में मुझे उनका काम करना पड़ता था, लेकिन मैं दुखी मन से करती थी। ऐसा काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन करे तो क्या करे। आखिरकार एक टाइम मिलता है और तब मैं अपने आप को वहाँ से छुड़ाती हूँ और भाग खड़ी होती हूँ और मैं आपको फिर मिल जाती हूँ। बस इतनी सी कहानी है। मुझे लगा कि इस कहानी के पीछे और भी बातें होगी। ये जरूर बताएगी, आज नहीं बताएगी, कल बताएगी। चलो मैं कल पूछ लूँगा। और इसके बाद उस प्रेतात्मा से मेरी दोस्ती शुरू हो जाती है। मैं खाने का अनुरोध करता हूँ और तब कहती है नहीं, अभी तो मुझे भूख ही नहीं है, ना मुझे प्यास है। जब भूख लगेगी तो मैं ज़रूर आपसे खाना मांगूंगी। अभी तो ऐसा चलने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। आपको तो अपना गांव जाना है। सब मैं आपकी बातें सुनी हूँ। जो आपका दोस्त खाना लेके आया था, मतलब वो हमारे आसपास में थी, अब मैं उसको देख नहीं पाया था। मुझे लगने लगा था कि वो मेरी जासूसी तो नहीं कर रही है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं हंस के बोलता हूँ, आप मेरी जासूसी कर रही थी कि मैं क्या बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ। तब कहती नहीं, मैं आपका जासूसी वाला क्यों करूँगी, उसमें हमें क्या फ़ायदा है। मैं तो आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तब मैं आपके साथ में थी। उचित समय आने पर मैं आपको दिखने वाली थी और उससे पहले आप कमरे में आ गए थे, तो अब मैं आपके पीछे पीछे आ गई थी। मुझे लगा कि आप खाना के लिए मुझे ज़रूर बुलाएंगे और तब मैं आपके सामने आ गई। बस इतनी सी बात है। वो लड़की जब भी मेरे पास होती थी ना, तो मेरे दिल में गुदगुदी होने लगती थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी स्वर्ग में आ चुका हूँ। इतनी सफाई से मुझे बात करती हुई मिलती थी। बात में उसके वजन भी होता था, मिठास भी होता था। मैं कोई सवाल पूछता था ना, तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती थी। उसको ऐसा लगता था कि याद करने की कोशिश कर रही हो, और आखिरकार जब उसको याद आ जाता था तब उस सवाल का जवाब देती थी, बिल्कुल शांत स्वभाव में। वो जरा भी गुस्सा नहीं होती थी, नाराज नहीं होती थी। मैं तरह तरह का सवाल पूछता था और इस तरह करते करते पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। मेरा काम खत्म हो गया था। मेरा गांव जाने का अब वक्त आ चुका था। मैं उदास था। मुझे लगा कि मैं अपने गांव एक प्रेतात्मा थोड़ी लेके जाऊंगा। और तब मैं एक रात को उससे पूछता हूँ कि देखिए, मेरा काम तो यहाँ खत्म हो गया, मुझे तो अपने गांव लौटना है, तो क्या आप इस घर में अकेले रहना पसंद करेंगी। वो सोच में पड़ गई। कहने लगी नहीं, आप मेरे पे एक उपकार और करो, आप अपने साथ में ले चलो मुझे। मैं आपके साथ में रहूंगी। जहां आप रहोगे मैं वहां रहूंगी। मुझे तो इतना पता है कि जहां पर आप रहेंगे ना, वहां पर वो दुष्ट लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। इस घर में कोई ऐसा कोई कमी नहीं, कोई जादू नहीं है जिसके वजह से मैं इस घर में बची हूँ। मुझे सोचने विचारने पर यह पता लगा कि आपके शरीर में ऐसी कोई न कोई शक्ति है जिसके मैं पास में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। आप मुझे अपने घर ले चलिए, आप मुझे अपने घर ले चलिए। आखिरकार मैं मान गया था, लेकिन मैं सवाल फिर उससे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे परिवार को दिखाई देंगी। तब कहती नहीं, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। आपके अलावा शायद मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर में, आपके परिवार के अंदर में नहीं।
अब मैं बोलता हूँ, फिर वो दो लोग वो कहते हैं वो तो तंत्र मंत्र से मुझे देख पाते हैं, उनके अंदर में तंत्र मंत्र की शक्ति भरी हुई है। मैं उसकी बात को समझ गया था, ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। हालांकि मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था किसी प्रेतात्मा को अपने घर पर, जहाँ मेरा हंसता खेलता हुआ परिवार है, लेके जाना नहीं चाहिए। वहाँ पर मेरी छोटी बहन है और जल्दी उसकी शादी होने वाली है। मुझे उस घर में ले जाना उचित नहीं लग रहा था। लेकिन वो प्रेतात्मा ऐसी बात कर रही थी, ऐसे मुझे समझा दिया था कि मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगी आपके अलावा, मैं किसी को कष्ट पहुँचाती ही नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ ही नहीं, तो मैं भला किसी को कष्ट कैसे दे सकती हूँ। मैं उन आत्माओं में से नहीं हूँ जो लोगों को नज़र आती हैं, सताती हैं, लोगों को परेशान करती हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं तो अलग ही हूँ। मुझे कन्विंस कर चुकी थी। इसके बाद सुबह होता है, हाँ, मैं अपना गृहस्थ जो मालिक होते हैं, जो खेतों के मालिक होते हैं, उनके घर पहुंचता हूं और अपना हिसाब किताब लेता हूं और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ता हूं। वो प्रेतात्मा मेरे साथ में थी, मुझे अच्छी तरह से पता था। मैं बस में सवार होता हूं और फिर अपने गांव आ जाता हूं। मैं बच्चों के लिए मिठाई वगैरह जो भी था मैं लेके आता हूं और रास्ते में उससे पूछता हूं कि आपको मिठाई वगैरह पसंद है क्या। और तब कहती है, पहले बहुत था, मिठाई मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही है। जब इच्छा होगी तो मैं आपसे ज़रूर मांग लूँगी। इसके बाद हम घर पहुँच जाते हैं। घर में हमारा स्वागत होता है। बहन आती है, भैया आप तो दुबले हो गए, आपको खाना वक्त पर नहीं मिलता था क्या। तब मैं कहता, नहीं पगले, ऐसी बात नहीं है, परिश्रम ज़्यादा था, मैं जल्द से जल्द काम ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मेहनत ज़्यादा करता था। मैं अपने परिवार से मिलता हूँ और आखिरकार अपने कमरे में आता हूँ। मेरे कमरे में एक तख्त था, लकड़ी का तख्त। हम लोग अब गरीब परिवार से थे और उस पर हमारे पास में कोई बिस्तर भी नहीं होता था। हम तो उसी लकड़ी के तख्त पर सो जाते थे। एक मटमैला तकिया था, उसी के सहारे हम रात पार कर लेते थे। जब रात हो जाती है मैं भोजन कर लेता हूँ और तब मुझे उस घर में आना पड़ता है। मैं सोता हूँ, बिस्तर पर लेट जाता हूँ, बिस्तर क्या, अब वो तख्त ही समझ लो आप। और तब वो लड़की मुझे उसी तख्त पर बैठी हुई मेरे सिरहाने दिखाई देती है। अब मैं कहता हूँ, देखो अब हमारे घर में कोई बिस्तर नहीं है, कोई तकिया नहीं है, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, आप कहाँ सोओगी। कहने लगे, आप मेरे लिए चिंता मत करो, मैं तो कहीं भी सो लूँगी, मैं तो पेड़ पर काफ़ी दिन तक गुजारी हूँ, ये तो आपका घर ही है, मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस हो रहा है, आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, आप आराम कर लीजिए, आप अपना नींद मत खराब कीजिए। जब ज़रूरत होगी कोई बात करने का तो मैं आपको ज़रूर जगाऊंगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। मेरे बारे में सोच करके परेशान मत होइए, मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं जहाँ भी तहाँ भी रह सकती हूँ। आखिरकार वो मुझे सुला ही देती है। बात करते करते कब मुझे नींद आ जाता है, मुझे तो होश ही नहीं रहता है। और जब मुझे एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है, और तब मैं आँख खोल कर देखता हूँ तो वही मासूम सी लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, मेरे सीने पर हाथ रख करके आराम से मस्त नींद में सो रही थी। उसका भोला भोला चेहरा देख करके, भोला भाला चेहरा देख करके मैं संतुष्टि से अब अपने आँख बंद कर लेता हूँ। वो मुझ पर विश्वास करती थी, यकीन करती थी, उसको लगता था कि मेरे पास में रहेगी तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। अब मैं भी सो जाता हूँ। सुबह जब आँख खुलती है तो पास में थी नहीं। मैं समझ गया, दिन होते ही है आसपास में, लेकिन नज़र नहीं आती है। अब दिनचर्या मेरा फिर से शुरू हो जाता है। मुझे अब 15 दिन घर पर रहना था और इसके बाद फिर मुझे नए काम पर निकल जाना था। अब वहाँ का किसानी का काम ख़त्म हो चुका था, अब दूसरा मुझे ट्रैक्टर पकड़ना था। अब इसके बाद मुझे माल ढोने का काम करना था। यही तो मैं करता था, इसी से मेरे घर बार अब चलता था। मेरे पिता थोड़े बहुत किसानी करते थे, लेकिन इतनी उपज नहीं हो पा जाती थी कि हमारा घर का अच्छी तरह से खर्चा चल पड़े। और ऊपर से बहन की शादी था, वो भी एक टेंशन से भरा हुआ था। कुछ पैसे मेरे पिता ने ज़रूर जमा किए थे, लेकिन जितना पैसा थे उसमें लग नहीं रहा था कि हमारी बहन की शादी धूमधाम से हो पाएगी। मुझे इसी बात का चिंता रहता था। मैं 15 दिन इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ पुराने मालिक के पास में जिनका मैं ट्रैक्टर चलाता था। हाँ, मैं फिर काम पर लग जाता हूँ
और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बहन का शादी है ना, अब फिर तुम छुट्टी मांगोगे। मैं कहने लगा कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2-4 दिन के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी लूँगा। इसके बाद मैं ट्रैक्टर पर काम करने लगता हूँ, माल ढोने का काम करने लगता हूँ। सुबह मैं 7 बजे निकलता हूँ अपने घर से और ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ और फिर शाम के 8 बजे तक मैं काम में जुटा रहता था। मेहनत, परिश्रम, ट्रैक्टर चलाने का अब वो थकान मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं घर आता था, नहाता था, धोता था और फिर खाना खा करके मैं सोता था तो मुझे होश भी नहीं रहता था। थकावट से चूर रहने लगा क्योंकि मुझे पैसा अब इकट्ठा करना था। मुझे लगा कि बहन की शादी मजाक नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। आज जब मेरी आँख खुलती थी ना, तो वो लड़की मेरे बगल में सोई हुई मिलती थी, बिल्कुल बच्चों की तरह, मासूम सा भोला सा चेहरा। अब मैं उसको देखता रह जाता था और आखिरकार मुझे भी नींद आ जाती थी। और फिर सुबह खुलती थी तो लड़की गायब होती थी। रोज की तरह यही सब चलने लगा था। एक रात पिताजी मुझे बुलाते हैं और पूरा बात समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने मालिक से कुछ एडवांस मांग लो। अब देखो बहन का शादी नज़दीक आ चुका है, हमें अभी से तैयारी करनी है। तुम 1 महीने का एडवांस मांग लो, उसमें कुछ हमारा काम निकल जाएगा। नहीं तो बेटा, हमें अब कोई कर्जा वर्जा नहीं दे रहा है। मैं भी चिंता में पड़ा हुआ था। मुझे मालूम था कि ये मेरा जो मालिक है पुराना, पहले भी एडवांस नहीं देता था, अब क्या एडवांस देगा। मैं यही सोच में डूबा हुआ था। आखिरकार मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ और यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। मुझे लगा कि कल सुबह जा कर के अपने मालिक से कहूँगा कि 1 महीने का मुझे एडवांस दे दे। मुझे नहीं लगता था कि वो दे पाएगा। पहले भी कई बार जरूरत पड़ी थी और तब उसने मना कर दिया था। शायद इस बार दे दी, बहन का शादी है। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन नहीं था। यही सब मैं सोचते सोचते कब मेरी आंख अब लगने लगी थी और उसी वक्त वो लड़की मुझे आवाज़ देती है, सुनो भी, उठो भी, उठो भी। मैं उठ बैठता हूँ। हाँ, तब मैं उसको देखता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि हाँ बोलो भी, अब बात क्या हुई, कुछ चाहिए तुम्हें, भूख लगी है क्या, मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करूँ। तब कहती नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। मैं आपकी बात सब कुछ सुनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं कहने लगा, कैसे, तुम तो एक प्रेतात्मा हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। तब कहती है, इसका टेंशन आप छोड़ दो, आप अपने मालिक के पास जरूर जाना, एडवांस मांगना, लेकिन 1 महीने का नहीं, पूरे 5 महीने का। वो आपको पैसा देगा। मैं उसकी बात सुनकर के हैरान रह गया था। जो मालिक मुझे कई बार जरूरत पड़ी थी, 1 महीने का, वो तो 10 दिन का एडवांस नहीं दिया था, अब 5 महीने का एडवांस कैसे दे देगा। असंभव सा है, असंभव सा है। मैं कहता हूँ मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो देने वाला नहीं है। हाँ, तब लड़की कहती है, आप मेरी बात को मानो ना, जब सुबह जाना ना तो यही बात कहना कि साहब मुझे 5 महीने का एडवांस दे दो, अब मैं धीरे धीरे करके ये पैसा आपको चुका दूंगा। देखना आपकी बात को मानेगा और आपको एडवांस दे देगा। मेरा दिल कहता है एक बार ये बात जरूर कहना। मैं अब जान चुका था ये बोलना मूर्खता होगी, वो मुझे नहीं देने वाला। अगर वो 1 महीना का देने वाला था तो शायद कोशिश कर सकता था, लेकिन 5 महीना, ना बाबा ना, वो तो बिल्कुल भड़क जाएगा, मुझ पर बरस पड़ेगा। हाँ, कहेगा भैया चाबी दो ट्रैक्टर की, हाँ तुम अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर लो। मैं जानता था उसका स्वभाव का, कई बार मैं उसकी नौकरी इसी चक्कर में छोड़ दिया था, लेकिन मजबूरी मुझे उस जगह पर लेके जाती थी। मैं सोच में पड़ गया था, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार सुबह होता है, मैं अपने घर से निकलता हूँ और तब मैं उस लड़की से मिला नहीं था, प्रेतात्मा से। इसके बाद अपने मालिक के घर पहुँचता हूँ, ट्रैक्टर की चाबी मांगता हूँ। मालिक मुझे सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। कहता है, घर में सब कुशल मंगल तो है। ये पहली बार मुझसे बोला था। मैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया था। आज इसका बदला बदला रूप दिखाई दे रहा था। मैं कहने लगा, हाँ आपकी मेहरबानी से सब कुछ सही चल रहा है, बहन की शादी है, आप कुछ मेरी मदद करेंगे। मैं ऐसे ही बोल पड़ा था। ऐसा लगा कि मेरे मुंह के अंदर में कोई और बोल रहा है, ये मेरा बात हो ही नहीं सकता था। मैं तो डरता था, घबराता था उससे बात करने के लिए। तब कहता है, हाँ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बेटा,
अब तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कुछ तो बोलो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं तो बस बोलना चाहता था कि 1 महीने का एडवांस दे दो, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे मुंह से मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है कि आप मुझे 5 महीने का एडवांस दे दीजिए। अब मैं धीरे धीरे करके सब पैसा लौटा दूंगा। बहन की शादी है ना, मैं भी चाहता हूँ कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँ। एक ही बार तो शादी होती है। मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी बहन की थी। मैं ये ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। वो मालिक हंसने लगता है, कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा हूँ। तुम मेरे पुराने आदमी हो, मैं जानता हूँ ऐसे वक्त में मैं तुम्हारा ज़रूर मदद करूँगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सोच से मैं ज़्यादा दूंगा। तुम अपने काम मेहनत से करो और तुम देखो तुम्हारी बहन की धूमधाम से मैं शादी करवाता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे के बराबर हो। ऐसा मैं देखता हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसा तो मेरे मालिक थे ही नहीं। ये कब से ऐसे हो गए? इतने नर्म कैसे हो गए? इतने मीठी आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? ये तो झिड़क देते थे जब मैं 15 दिन 10 दिन का या 1 महीने का एडवांस मांगता था। जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, एक बार बहन की तबीयत खराब हो गई थी, और तब मुझे झिड़क दिए थे। कहने लगे यहाँ पे एडवांस का रूल नहीं है, तुम्हें काम करना है काम करो, और नहीं करना है तुम अपने लिए कोई नौकरी तलाश करो, मेरे लिए कोई और मिल जाएगा। रूखा सा जवाब देते थे। और वो दिल उस टाइम मेरा, आप समझ सकते हो कि मैं किस किस दर्द में गुजरता था जब वो कड़वी बात मुझे सुनाई पड़ती थी। आज वही मुंह था, वही इंसान थे, लेकिन इतनी मीठी शब्द मिश्री से घुली हुई बोल रहे थे। वो मुझे अपना बेटा कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भी मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, अपना काम ईमानदारी से करो। मैं तो देखता ही रह गया था, मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। मैं जाकर उनके पैर छू लेता हूँ, और तब कहते हो, अरे नौजवान, तुम बोल दिया ना तुमको, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना काम रखो, अपना मेहनत करो, बस मैं जो है सब कुछ कर लूँगा। मेरे पास में उस टाइम शब्द नहीं थे। मैं इनको आभार कैसे कहूँ, मैं उनके लिए क्या शब्द का चयन करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। हाँ, तब कहते हैं जाओ अपने काम पर, अपना काम करो, अब मुझे अपना काम करने दो। मैं निकल आता हूँ। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, पूरा रास्ते ट्रैक्टर चलाते हुए, माल ढोते हुए, मेरा मालिक कैसे बदल गए, मेरा मालिक कैसे बदल गए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आखिरकार रात आता है, और फिर मैं अपने घर पर आता हूँ। मैं अपने पिता को सब कुछ बताता हूँ कि पिताजी आज तो अलग ही चीज़ हो गई। पिताजी कहते क्या बात हो गया, एडवांस मना कर रहा है? मैं कहने लगा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो भी शादी का खर्चा होगा मैं पूरा करूँगा। अब तो मेरे पिताजी की आंखों में ऐसे ही बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। मेरी माँ ऐसे ही मुझे देख रही थी। ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। और तब मैं कहता हूँ हाँ, ऐसे ही शब्द बोले हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरी बिटिया है, तुम भी मेरे बेटे हो। ये सब बात सुनकर के पिताजी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे, क्योंकि वो भी मालिक को जानते थे अच्छी तरह से। और कहने लगे चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? उसका दिल कैसे पिघल गया? अब तो सोचने की बारी थी, लेकिन हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं खुश था मन ही मन, लेकिन संशय जरूर लगा हुआ था, क्या ये मेरा सपना पूरा होगा? मेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी। मुझे मन में थोड़ा संशय था, क्या पता कल वो पलट जाए, कह दें कि ना भाई तुम आप नौकरी कहीं और देख लो, हमारे लिए तो बहुत सारे हैं। मुझे इसी बात का शंका थी। मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ, सोता हूँ, और नींद नहीं आ रही थी। यही मुझे बार बार दिमाग में चल रहा था कि कल वो इंसान मना कर दे, और तब हम लोग क्या करेंगे? मेरा सपना टूट जाएगा, मेरे बहन का सपना टूट जाएगा, मेरे परिवार का सपना टूट जाएगा। अब करे तो क्या करे? हमारे बस में तो कुछ भी नहीं था। मैं चिंता में डूबा हुआ था, और तभी मेरे सर पर कोई हाथ फेरता है। मैं पलट कर देखता हूँ तो वही प्रेतात्मा लड़की खड़ी होती है। वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो बोल रहा है ना, वो सही बोल रहा है, वो ऐसा ही करेगा। मैं अब प्रेतात्मा की तरह देखता हूँ। क्या मतलब? तुम कैसे जानती हो? वो तो ऐसा इंसान था जो मैं पहले ही बता चुका था। प्रेतात्मा हंसती है और कहती पहले था लेकिन अब नहीं है। मैंने उसको मन को बदल दिया है। मैंने ऐसा उसको मन को जो पत्थर था
मैं उसको पिघला दिया हूँ। वो तुम्हारी देखना कितना हेल्प करेगा। और तुमसे ज़्यादा वो तुम्हारी बहन को चाहता है, बेटी की तरफ मानता है। मैंने उसको दिल में ऐसा कुछ भर दिया है, देखना ये शादी धूमधाम से होगी। अब मैं समझ गया था, ये चमत्कार ऐसे नहीं हुआ था। ये प्रेतात्मा लड़की ने ये चमत्कार किया था। उसके शरीर में दाखिल हो गई थी, उसको मन को बदल दिया और ऐसा कर दिया कि हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। नहीं तो निष्ठुर निष्ठुर प्रकृति का आदमी था। वो किसी का दुख से कोई सरोकार नहीं रखता था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, हमेशा अपना ही सोचता था। लेकिन उस प्रेतात्मा ने उसको मन को बदल दिया था और तब जाके राजी हुआ था। और तब मुझे जो दिल में बोझ था, वो अभी भी थोड़ा संशय था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और तब प्रेतात्मा समझाती है कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखना तुम्हारा बहन की शादी धूमधाम से होगी। अब वो आएगा, सब कुछ मदद करेगा, देखना। अब मैं क्या कर सकता था? मैं अपना काम करता था, रोज जाता था, ट्रैक्टर चलाता था। और कभी कभी वो इंसान मुझे मिलता था मुस्कुराता हुआ, कहता बेटा कब की शादी है? मैं बताता था, कहता था कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। आखिरकार शादी का जब टाइम आता है ना, तो सचमुच अपने आदमियों के साथ हमारे घर पर आता है, पूरी तैयारी से। बहुत सारा सामान ट्रैक्टर में लोड करके आता है। ये देखो, आपकी बिटिया के लिए मैंने पलंग बनवाया है, ये कुर्सी है, ये सब दहेज का सामान है, सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है। आप लोग टेंशन मत करो, ये भी हमारी बेटी है, हमारी कोई बेटी नहीं, तो मैं इसको अपना ही बेटी समझता हूँ। आप लोग टेंशन मत करो। हमारा सारा परिवार उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरी माँ तो रो रही थी, मेरी बहन के आंखों में आंसू था। ये बदलाव हुआ तो कैसे हुआ? मैं भला किसको कैसे बताऊं कि मेरे साथ में एक प्रेतात्मा है जो मेरी मदद कर रही है, छोटे से काम के बदले में, जो मैंने अब उसको आड़े वक्त में सहारा दिया था, और उसी के या अब ये हिसाब किताब चुका रही थी। मैं किसको बताऊं? कौन मेरे बात को भला विश्वास करेगा? मुझे तो चुप रहने में ही भलाई लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आता है जब मेरी बहन की शादी धूमधाम से बारात आती है और मेरी बहन सुबह विदाई होकर चली जाती है। मेरा घर बिल्कुल शांत हो गया था। बहन के जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि अनमोल मोती मेरे घर से चली गई है। मैं तो रोता रहा था सुबह से लेकर के शाम तक। आखिरकार रात होती है, तब प्रेतात्मा मुझे समझाती है ये जीवन का रीत, जैसे उसको सब पता था। कहती है बेटिया, पराई होती है, तुम्हारे घर में जन्म जरूर लेती है, लेकिन उसको नए घर में जाना होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बहन एक अच्छे घर में गई है, वो हमेशा खुश रहेगी। अब तुम उसके बारे में सोच कर रो मत। तुम्हें आगे की ज़िंदगी है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारी भी शादी करना है, आगे तुम्हें बढ़ना है। और इस काम में मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर करूँगी, अब देखते जाओ। आखिरकार उस प्रेतात्मा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए थे। हमारे घर पर वो 1 साल तक रही थी। हमारे जीवन में वो पूरा का पूरा बदलाव कर दी थी। ऐसा कर दिया था कि मेरे को एक पुराना ट्रैक्टर अब मेरे नाम पर मिल गया था। सारा कुछ उसी के इंतज़ाम से सब कुछ हुआ था। और इसके बाद जब वो ट्रैक्टर का मालिक बन जाता हूँ, तब मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। अब तो जो भी कमाई सब कुछ मेरी हो रही थी। और आखिरकार मेरे लिए लड़की का चुनाव भी करती है। रिश्ता मेरे पास में आते हैं, एक दो रिश्ता को टाल देती है कि नहीं नहीं, ये लड़की आएगी तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी। एक लड़की को चुनाव करती है और कहती है हाँ ये लड़की ठीक है, इसके साथ तुम्हारा संबंध अच्छे रहेंगे और ये घर में लक्ष्मी की तरह रहेगी, तुम्हारा दुनिया तरक्की होती रहेगी। इस लड़की के कदम तुम्हारे घर में पड़ते ही देखना तुम्हारे बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और उसकी बात भी सच निकली थी। शादी के बाद जब मेरी पत्नी आ जाती है और मैं महसूस करता हूँ उस चीज़ को, घर खुशहाली से भर जाती है। आखिरकार एक रात ऐसा आता है जब मैं अपनी पत्नी के साथ पलंग पर सोया हुआ था और तब वो प्रेतात्मा मुझे जगाती है, कहती उठो भी, मेरा जाने का वक्त हो गया है। मैं बिना बताए जाना नहीं चाहती हूँ कि मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं मिल नहीं पाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि पति पत्नी के मैं बीच में आऊँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, तब मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी गहरी नींद में सो रही है।
मैं उस प्रेतात्मा की बात सुन करके डर जाता हूँ, खौफ में पड़ जाता हूँ। कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी? मैं पत्नी की तरफ देखता हूँ तो वो नींद में थी। वही प्रेतात्मा कहती है, डरो मत, ये नींद में है, अभी ये जगेगी नहीं, मुझे इतना पता है। वो बताती है कि मेरा वक्त आ गया है, मुझे लेने के लिए दो प्रेतात्माएं आई हुई है। मैं उनसे वक्त लेके आई हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, और तब मैं आपके पास में आई हूँ। मैं आपसे मिलकर जाना चाहती थी। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास में शब्द नहीं था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं कह रहा था कि नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाना, मैं आपका हमेशा सुरक्षा दूंगा। और तब कहती है, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने मुझे इतना सुरक्षा दिया है। मैं तो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक हमारी भी दुनिया है और हमें अपनी दुनिया में जाना है। वो प्रेतात्माएं मेरी इंतज़ार कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे साथ में चलिए। मैं उसके साथ में चल देता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, आंगन में निकलता हूँ और मैं बाहर निकल जाता हूँ। जैसे जैसे वो निकलती है उसके पीछे पीछे मैं घर के बाहर आ जाता हूँ। और तब नीम के पेड़ के पास दो प्रेतात्माएं मुझे दिखाई देती है। उनका दिल डोल इस लड़की से ज़्यादा था और उनके चेहरे पर अलग भाव था, चमकता हुआ चेहरा था। और वो कहती है, बस आप यहीं पर रुक जाओ, आप उनके पास मत जाना, आपको वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। बस आखिरी में विदा लेने के लिए आई हूँ। आप अपना घर संसार में सुखी रहिए, यही मेरा कामना है। आप खुश रहिए, इसी में मुझे संतुष्टि मिलेगी। और मुझे याद करके बिल्कुल पछताना नहीं, ना रोना नहीं। अपनी पत्नी को बता देना, ये सब बातें बिल्कुल मत छिपाना जो मैंने तुम्हें बताया है। अपनी पत्नी को बताना जरूरी है। और इसके बाद वो चली जाती है उन आत्माओं के पास में, और वो आत्माएं उसका दोनों हाथ, एक एक हाथ पकड़ लेते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं। कुछ देर तक मुझे दिखाई देते हैं, आसमान की तरफ उड़ते हुए नजर आते हैं और फिर मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब मैं रोने लगता हूँ और उसी वक्त मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी दिखाई देती है। मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो उसकी आंखों में आंसू था और कहने लगी, आप घबराइए मत, मैं सब जानती हूँ। आप रात में उस लड़की से मिलते थे ना, तो मुझे शक था कि आपकी कोई प्रेमिका होगी, लेकिन मैंने जान लिया था वो तो आपकी मदद करती थी। मैं इसलिए आपको नहीं बताई और मुझे बुरा लग रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये बात जब इस घर में आएगी और तभी से मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो प्रेतात्मा आपकी बहन की तरह थी, आपको इसको इज्जत की निगाह से देखते थे। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद अपनी ज़िंदगी में वो लौट रही है, अच्छा हुआ। कब तक प्रेतात्मा के रूप में भटकती रहती है। मेरे शब्द नहीं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। और वही हाल मेरा पत्नी का था। कब हम अपने घर में आए, कब अपने बिस्तर पाए, मुझे तो याद ही नहीं था। और इस गम में मैं काफ़ी दिन तक डूबा रहा था। आखिरकार अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी थी और तब मैं उस प्रेतात्मा को धन्यवाद देता हूँ। आज उसी की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया था। नहीं तो मैं तो सीजन में इधर से उधर भटकता रहता था। जहाँ काम होता था खेतीहर का, उसके पास ट्रैक्टर चलाने जाता था। जब माल ढोने काम आता तो दूसरे के पास जाता था, इस सेठ के पास जाता था। मैं तो ऐसे ही था, लेकिन आज उसने मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। लेकिन जाते जाते, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना दोस्त, कितना टाइम लगता है। और लाइक तो करते जाइएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी काम, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।